हेलो दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल आर के साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की बायोलॉजी का जो नेफ्रॉन के बारे में देखना होता है। एग्ज़ाम के व्यू से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बोर्ड के लिए यह क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, बहुत बार यह पूछा हुआ है। यदि आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए इसके बारे में जान लेना ज़रूरी होगा। देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा नेफ्रॉन के बारे में, इसको बिरिकाणु भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले नेफ्रॉन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। नेफ्रॉन जो होते हैं यह किडनी का ही भाग होता है। नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन को मिलने से ही किडनी बने होते हैं, यानी एक किडनी में लगभग 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। बेसिकली 10 लाख ही नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन को इसलिए वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। संरचनात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है चूँकि जो वृक्क बने होते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन के मिलने से ही बने होते हैं, इसलिए उसको संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को इसलिए कहा जाता है चूँकि जो वृक्क का कार्य करने वाले जो इकाई होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं, इसलिए नेफ्रॉन को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा तो ये जो नेफ्रॉन होते हैं इसका कार्य क्या होता है। तो जो नेफ्रॉन का कार्य होता है वो होते हैं ब्लड में बहुत सारे चीज़ अशुद्ध पदार्थ मिले रहते हैं, उन अशुद्ध पदार्थों को यहाँ छानने का काम करता है। ब्लड में बहुत सारे अशुद्ध पदार्थ रहते हैं, उन अशुद्ध पदार्थों को यहाँ छानने का काम करता है, तब जाके हमारा जो ब्लड होते हैं वो शुद्ध होते हैं। उसके बाद इसकी संख्या अगर देखिएगा तो एक जो किडनी होते हैं, एक जो वृक्क होते हैं, उनमें 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। बेसिकली 10 लाख पाया जाता है, यानी एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। अगर दोनों किडनी में देखिएगा तो 20 लाख नेफ्रॉन मिलेगा आपको। नेफ्रॉन का जो बनावट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं नेफ्रॉन का फिगर बना हुआ है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ एक संरचना बना हुआ है, यहाँ एकदम कॉप के जैसा दिख रहा है। ये जो घोड़े के नाल के जैसा दिख रहा है, एकदम कॉप के जैसा दिख रहा है, इसका नाम हो जाता है बोमेन संपुट। इसका नाम होता है बोमेन संपुट। और इसमें एक अभिवाही धमनी जाके मिली रहती है और एक अपवाही धमनी जाके मिली रहती है। अभिवाही धमनी जो होते हैं इनसे जो है जितने सारे अशुद्ध ब्लड होते हैं, जितने सारे अशुद्ध रक्त होते हैं, वे सभी रक्त इसी अभिवाही धमनी के माध्यम से इसमें आता है। उसके बाद इसके अंदर यह जो देख रहे हैं बोमेन संपुट, इसका नाम होता है बोमेन संपुट। यह कप या प्याले जैसी संरचना होती है। देखिए रहा है कि कप या प्याले जैसी यह संरचना है, इसका नाम हो जाता है बोमेन संपुट। इसके अंदर रक्त नलिकाओं का एक गुच्छा होता है। रक्त नलिकाओं का एक गुच्छा होता है। रक्त नली के जैसे इसमें गुच्छा रहते हैं। जैसे मान लीजिए बाल उल कोई झाड़ ओढ़ के बिक देता है, उसको लपेट के देखिएगा तो एकदम गुच्छा के जैसा दिखता है। सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पे रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है जिसका नाम होता है ग्लोमेरुलस, जिसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। और देखिए यहाँ से ये ग्लोमेरुलस जो होते हैं यह रक्त को छानने का काम करता है। रक्त में बहुत सारे अशुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए यूरिया हो गया, कुछ हानिकारक लवण वगैरह होते हैं, उन सबको यहाँ पे छानने का ही काम करता है। उसके बाद यहाँ जब रक्त को जब छान देता है तो जो शुद्ध रक्त होते हैं वह अपवाही धमनी के माध्यम से फिर शरीर में चला जाता है। और उसके बाद जो अशुद्ध जो पदार्थ बच जाते हैं वह क्या करता है, ये बोमेन संपुट अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, अपने में अवशोषित कर लेता है। जब यह बोमेन संपुट अपने में अवशोषित करता है तो उनमें खराब पदार्थ तो उसमें छनबे करता है, साथ ही साथ कुछ जो पोषक तत्व होते हैं वो भी छन जाते हैं। जैसे मान लीजिए विटामिन्स वगैरह भी, कुछ पोषक तत्व है वो भी, मिनरल्स वगैरह भी इसमें कुछ छन जाते हैं। अशुद्ध पदार्थ के साथ साथ शुद्ध पदार्थ भी कुछ छन जाते हैं। तो यह बोमेन संपुट जो है यह फिर से पुनर्अवशोषण करता है, यानी जो शुद्ध पदार्थ है इनको फिर भेज देता है ब्लड में, अपवाही धमनी के माध्यम से शरीर में चला जाता है। और जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं और कुछ जो जल होते हैं, कुछ लवण होते हैं, इसके माध्यम से यह नीचे चला आता है। यह जो कुंडली आप देख रहे हैं, इस कुंडली का नाम हो जाता है कुंडली नलिका। यह नली के रूप में है, इसलिए इसको कुंडली नलिका कहेंगे। जैसे ही इसको नीचे आइएगा तो जो भी
भी नीचे आया जाता है, जब घटा जाता है तो इसलिए इसका नाम हो जाता है, इस नली का नाम अवरोही चाप। अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम। तो जब यह नीचे की तरफ यह चाप आती है, नली आती है, तो इसका नाम हो जाता है अवरोही चाप। अवरोही चाप जब नीचे आता है तो देख रहे होंगे यहाँ पे एक यू आकार जैसे संरचना बन रहा है, जिसका नाम हो जाता है हेनले का चाप। इसकी खोज हेनले नहीं किया था, इसकी जानकारी विशेषकर हेनले नहीं, हेनले एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए उन्हीं के नाम के समान में इस चाप का जो नाम है हेनले का चाप रख दिया गया। अब देखिएगा जब यह ऊपर की तरफ उठ रहा है तो ऊपर को बढ़ते क्रम यानी बढ़ते क्रम को कौन से आरोही क्रम कहा जाता है। अब देखिए इसलिए यह जो नली जब ऊपर की तरफ उठ रही है तो इसको अधिरोही चाप कहा जाता है, इसको हेनले का अधिरोही चाप भी कह सकते हैं। अब देखिए ये हेनले का जो चाप है ना, यह इन दोनों का भाग है, इसमें अवरोही चाप भी आ जाते हैं और अधिरोही चाप भी आ जाते हैं। उसके बाद यह जो अधिरोही चाप है ऊपर जाके इसमें जाके जब मिलती है तो इसका नाम होता है, ये जो मोटा वाले आप देख रहे हैं इसका नाम होता है सामान्य संग्राहक नली। ये सामान्य संग्राहक नली है, और जो नली आके इसमें मिलती है उस नली का यहाँ पे नाम हो जाता है संग्राहक नली। यानी बहुत सारे संग्राहक नली जो है सामान्य संग्राहक नली में आके मिलती है। अब आप कह रहे होंगे कि ये जो शाखा बनाए हुए ये क्या है, तो इसमें जो किडनी होते हैं, ये वो किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो उन 10 लाख नेफ्रॉन को यहाँ आकर के इसमें जुड़ना होता है। तो इसलिए अब सब बनाना फिगर ये अनिवार्य नहीं है, सब रफ हो जाएगा, इसलिए एक एक ऊपर समझाया गया। और यहाँ जगह यही दर्शाता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन आके इसमें मिलते हैं। उसके बाद जब इसमें आके मिल जाते हैं तो जो भी खराब पदार्थ है, यूरिया वगैरह है, कुछ लवण वगैरह है, यह जल के साथ आता है और इसी सामान्य संग्राहक नली से होते हुए यह जो सामान्य संग्राहक नली है यह जो है मूत्रवाहिनी से जुड़ी रहती है, और मूत्रवाहिनी के माध्यम से जल के साथ साथ यह जो खराब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं यह चले जाते हैं मूत्राशय में, और मूत्राशय में जा कर के और मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है। इसके बाद हम देखेंगे हार्ट वगैरह के बारे में। देखिए इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जो नेफ्रॉन है वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। उसके बाद ये नेफ्रॉन का कार्य हो गया। उसके बाद देखिए बोमेन संपुट क्या है, इसका नाम होता है बोमेन संपुट। आप देख रहे हैं ये जो बोमेन संपुट है यह कप या प्याले जैसी संरचना होती है, जिसके अंदर रक्त नलिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। इसके अंदर क्या है, रक्त नलिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, जिसका नाम क्या जाता है, ग्लोमेरुलस हो जाता है। अब देखिएगा हेनले का चाप, ये जो है हेनले का चाप है, इसके अंदर यह अवरोही चाप भी आ जाता है और अधिरोही चाप भी आ जाता है। हेनले का चाप यह यू आकार जैसी पतली नली का बना होता है। इसका निर्माण अवरोही चाप एवं अधिरोही चाप के मिलने से होता है। उसके बाद देखिएगा संग्राहक नली क्या है, तो यहाँ पे है संग्राहक नली। ये जो संग्राहक नली है ये जहाँ पे आकर करके यही नलियाँ सामान्य संग्राहक नली में मिलती है, तब यहाँ पे इसका नाम हो जाता है संग्राहक नली। और बहुत सारे संग्राहक नली जिस नली में जाके मिलती है उसका नाम होता है सामान्य संग्राहक नली। तो आज का मेरा टॉपिक यही है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कुछ पूछता है कि अशुद्ध रक्त किसके माध्यम से होकर के आता है वृक्काणु तक, तो अभिवाही धमनी के द्वारा। शुद्ध रक्त किसके माध्यम से यहाँ से जाता है, तो अपवाही धमनी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव इस तरह से भी पूछता है कि रक्त को छानने का काम कौन करता है, तो ग्लोमेरुलस करता है। उसके बाद पूछेगा कि जो कप या प्याले जैसी जो संरचना होती है उसका नाम क्या होता है, तो बोमेन संपुट। नेफ्रॉन में जो कप या प्याले जैसी संरचना होती है उसका नाम हो जाता है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट के नीचे आइएगा तो यह कुंडलित नलिका है। देखिए कर रहे हैं कि यह नली कुंडली के आकार का है, इसलिए इस नली का नाम कुंडली हो जाता है। नीचे आता है यह कुंडली, तो ये इसका नाम हो जाता है अवरोही चाप। और यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा जो यू आकार जैसी संरचना होती है नेफ्रॉन में उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है हेनले का चाप। चलिए आज का मेरा टॉपिक यही है।